नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम लोग ब्रिटिशों की भारतीय राज्यों के प्रति जो नीति थी उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। ये सब देखो, ये सब एक बेस बना रहे हैं कि जब मॉडर्न इंडिया चालू करेंगे तो उसके लिए ये छोटे छोटे जो टर्म है ये बहुत दिक्कत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, हम लोग पहले ये देखते हैं कि ये जो कैप्सूल की तरह ये काम करते हैं, ये पॉइंट समझ में नहीं आते हैं। मॉडर्न इंडिया आदमी पूरी पढ़ लेता है, आधुनिक भारत, पर ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग इसको देखेंगे। उसके बाद में आधुनिक भारत के भी हम लोग अच्छे से चीज़ें उसमें देखेंगे। तो देखो, इसमें तीन चार चीज़ें हैं कि जब अंग्रेज़ भारत में आते हैं तो अंग्रेज़ भारतीय राज्यों के प्रति और देसी रियासतें थीं उनके प्रति कैसी नीति का अनुसरण करते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत सारी नीतियाँ लाते हैं, जैसे भारतीय राज्यों के साथ में कैसा व्यवहार करना है, उनके साथ बराबरी का व्यवहार करना है या उनके साथ एक सबऑर्डिनेट का व्यवहार करना है। समझ रहे हैं ना बात को। तो इस तरह से ये कुछ नीतियाँ लाते हैं और ये 1947 तक इसी तरह से कुछ नीतियों को फॉलो करते रहते हैं। तो देखते हैं इसमें, देखो कितने तरह की ये लाते हैं पॉलिसी। तो देखो, सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति। तो इसमें तीन नीतियाँ इनकी मेन है। सबसे पहले कोई भी आधुनिक भारत, आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये आपको दिखेगा ही। ठीक है, पहला है घेरे की नीति, जिसको कहा जाता है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। ठीक है, और ये रही थी 1765 से 1813 के बीच में। ठीक है, तो देखो ये घेरे की नीति लाया था वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद एक दूसरी नीति आती है जिसको कहा जाता है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, और ये रही थी 1813 से 1858 तक। ठीक है, तो ये दूसरी नीति थी। और तीसरी नीति थी अधीनस्थ संघ की नीति, जिसको कहा जाता है पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन, और ये रही थी 1858 से 1935 तक। ठीक है, तो ये तीन नीतियाँ हम लोग को देखनी है अच्छे से। तो देखो चलो आगे इसमें देखते हैं। पहले तो मैप समझते हैं। इसमें देखो ये मैप है, जैसे ये देखो, ये है निजाम, जिसको हैदराबाद कहा जाता था, ये कर्नाटक है। ठीक है, उसके बाद देखो और ये अवध है, ये राजपूत है, ये सिंध है। ठीक है, ये मराठा है, तो ये देखो मैसूर है। तो ऐसे थोड़े थोड़े राज्य हम लोग समझते चलेंगे और माइंड में बैठालते जाएंगे कि कौन कौन से राज्य इम्पोर्टेंट हैं आधुनिक भारत की दृष्टि से। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि घेरे की नीति क्या थी। ये देखो घेरे की नीति है, जिसको रिंग फेंस की नीति कहा जाता है। अब देखो सबसे पहले समझो ये नीति होती क्या है और इस नीति को कौन लाया। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो एक स्टेट ए है और एक स्टेट ये बी है। ठीक है, और इसके बीच में जो एरिया है वो सी स्टेट की है। अब देखो बात को समझना, जैसे एक ए स्टेट है और ये बी स्टेट है और इन दोनों के बीच में कंपटीशन चलता है। मतलब एक तरह से समझो कि 36 का आंकड़ा चलता है। ये दोनों अगर इनका बॉर्डर टकरा जाए तो इन दोनों में युद्ध भी हो सकता है। तो देखो ये जो सी स्टेट है ना, ये सी स्टेट इनके बीच में एक बफर स्टेट का काम करता है। तो बफर स्टेट का एक मतलब वो राज्य होता है कि वो राज्य जो दो प्रतिद्वंदी राज्यों के बीच में एक सीमा का निर्माण करता है। ठीक है, अब बात को समझना, जैसे तिब्बत है, तिब्बत इंडिया और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट का निर्माण करता है। अगर ये तिब्बत ना हो बीच में तो इंडिया और चाइना के बॉर्डर आपस में मिल जाएंगे और इनके बीच में युद्ध की संभावना बहुत प्रबल हो जाएगी। तो यही तो अभी जो विवाद चल रहा है, देखो इस सब चीज़ों को करंट से भी जोड़ो। जो भी यूक्रेन और रसिया का विवाद चल रहा है, इसमें भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर उसको। तो ये देखो यूक्रेन और जो रसिया का ये विवाद चल रहा है, ये विवाद यही है। तो देखो विवाद क्या है कि रसिया और नाटो जो देश हैं, रसिया ये नहीं चाहता है कि नाटो देशों की पहुंच उसकी बॉर्डर तक हो जाए, क्योंकि नाटो एक बहुत शक्तिशाली सैन्य संगठन है
और इसका जो रक्षा बजट है वो 1.3 ट्रिलियन US डॉलर है। तो बात को समझना आप। तो अगर विवाद ये है कि यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हो जाता है तो नाटो देशों का जो सैन्य संगठन है उनका एक मोटो है कि अगर कोई भी नाटो देशों में शामिल हो जाता है तो उस देश पर अगर हमला होता है तो वो हमला पूरे नाटो देशों पर हमला माना जाता है और नाटो देश पूरी शक्ति के साथ और पूरी सैन्य संगठन के साथ उसका जवाब देते हैं। तो यूक्रेन शामिल होना चाहता है नाटो में, पर रसिया चाहता है कि यूक्रेन नाटो के देशों में शामिल ना हो। क्यों क्यों इसलिए अब बात को समझना। देखो, क्योंकि यूक्रेन को रसिया एज ए बफर स्टेट यूज करना चाहता है। देखो, ये यूक्रेन है मान लो, तो रसिया क्या चाहता है, इसको बफर स्टेट की तरह यूज करना। ठीक है, बफर स्टेट की तरह यूज करना चाहता है और ये चाहता है कि यूक्रेन नाटो देशों में शामिल ना हो। तो ठीक है, बात को समझ रहे हो, क्योंकि नाटो और रसिया के बीच में प्रतिद्वंदिता चलती है। तो ये हो गया एक पॉइंट। अब देखो, यही घेरे की नीति थी। घेरे की नीति ये थी कि जितने भी उस समय अंग्रेज देखो शुरुआती दौर में भारत में आए हुए थे और उन्होंने कुछ भारतीय राज्यों में कब्जा कर लिया था, तो ये चाहते थे कि जो भारतीय राज्यों पर जिसमें अंग्रेज शासन कर रहे थे उसमें किसी भी उसका जो प्रतिद्वंदी राज्य था अंग्रेजों का, उसके बीच में एज ए बफर स्टेट की तरह यूज करना चाहते थे कि किसी भी सीमा का टकराव ना आए उनके राज्यों से। क्योंकि अभी ये शुरुआत में है ना, ये टकराव नहीं चाहते हैं, ये अभी धीरे धीरे अपनी पोजीशन बना रहे हैं, धीरे धीरे और राज्यों को जीतना ये चालू करते हैं। आधुनिक भारत में अभी वीडियो बनाना अब चालू होगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, घेरे की नीति का आधार क्या था, हस्तक्षेप की नीति थी। मतलब दखल नहीं देना है किसी भी राज्य में। ठीक है, और इसका निर्माता कौन था, निर्माता था वारेन हेस्टिंग। और इसका सिद्धांत क्या था, बफर स्टेट का सिद्धांत। ठीक है, इलाहाबाद की नीति नहीं है, इलाहाबाद की संधि है, इससे ये शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब देखो, रिंग फेंस की नीति में कंपनी द्वारा भारतीय रियासतों से संबंध बराबरी पर आधारित था। मतलब ये उस समय ये नहीं कह रहे थे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हमको सर्वश्रेष्ठ के आधार पर मानकर हम आपसे संबंध बनाएंगे, मतलब एक तरह से सबऑर्डिनेट की तरह आपसे व्यवहार करेंगे, तो नहीं, ये उस समय कह रहे थे कि हम आपसे बराबरी पर व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो देखो, भारतीय रियासतों से जो संबंध था वो बराबरी पर था। ठीक है, और संधियों में दोनों पक्षों की ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता था। और इसको पर देखो, दोनों पक्षों की ज़रूरतों का, मान लो अंग्रेज हैं, ये किसी ए राज्य से के साथ समझौता कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, अंग्रेज अपनी ज़रूरत इनको बता रहे हैं और ए अपनी ज़रूरत इनको बता रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रख रहे थे। मतलब ये नहीं कि ए की ज़रूरतों को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो यही इसमें लिखा हुआ है कि ए की मतलब संधियों में दोनों पक्षों की ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखा जाता था। पर देखो, इन्होंने कह तो दिया रिटर्न में ये, पर ये मानते नहीं थे उसको। ठीक है, अब देखो, जो लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि थी इसी का विस्तार थी। ठीक है, और इसमें साम्राज्य विस्तार के स्थान पर सुरक्षात्मक कदमों को महत्व दिया गया। ठीक है, और इसी कारण से भारतीय रियासतों को राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से कंपनी पर निर्भर कर दिया। ये लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि थी। तो सहायक संधि भी एक तरह से विस्तार है रिंग फेंस की नीति का। ठीक है, आधुनिक वर्जन आप मान लो। ठीक है, और 1798 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली गवर्नर जनरल बनकर भारत आता है और उसने अनुभव किया कि कंपनी, उसने क्या अनुभव किया, देखो, कि कंपनी सरकार की भारतीय रियासतों में हस्तक्षेप ना करने की नीति सही नहीं है। क्योंकि अगर उसको इन्होंने, ये लॉर्ड बेलेजली ने ये कहा कि अगर भारत में अंग्रेजों एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाना है भारत में अंग्रेजों को, तो हस्तक्षेप की नीति से काम नहीं चलेगा। आप हस्तक्षेप ही नहीं करोगे दूसरे राज्य में इंटरनल मैटर में
आप इंटरफेयर नहीं करोगे तो कैसे इन राज्यों के साथ विवाद पैदा होगा, और जब विवाद नहीं पैदा होगा तो युद्ध कैसे होगा, और जब युद्ध ही नहीं होगा तो जीतेंगे कैसे। आप बात को समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसने कहा, लॉर्ड वेलेजली ने, कि हस्तक्षेप की नीति सही नहीं है, हमको इंटरफेयर करना चाहिए हर राज्य में। ठीक है, अब देखो जैसे इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसमें अवध को बफर स्टेट की तरह मान्यता देते हैं। ठीक है, तो अवध को क्यों महत्व देते हैं, क्योंकि अवध को जब बफर स्टेट की तरह यूज करेंगे तो मराठे जो नीचे हैं वो अटैक नहीं कर पाएंगे अंग्रेजों के ऊपर, और अफगानिस्तान से ऊपर से भी, अफगानिस्तान से भी खतरा था अटैक का। ठीक है, तो ये मराठों और अफगानों से अपनी सुरक्षा को लेकर इन्होंने अवध को एज ए बफर स्टेट यूज किया। तो ये समझे रिंग फेंस की नीति क्या थी। मतलब क्या कि जैसे रिंग फेंस का मतलब क्या होता है, देखो जैसे ये बॉर्डर होता है तो उसमें फेंसिंग की जाती है लोहे के तारों से। तो ये देखो, ये जैसे मान लो ये फेंसिंग है मान लो। अब इसको ऐसे समझो, भारत या पाकिस्तान के बॉर्डर से समझो कि मान लो भारत ये है, ठीक है, और ये पाकिस्तान है। अब ये जो बॉर्डर है ना अपना, इसके बीच में फेंसिंग की गई है। देखो इस तरह से फेंसिंग की गई है, ये देखो फेंसिंग है, इसका बीच का कुछ क्षेत्र है, मान लो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का मान लो ये क्षेत्र है। इस तरह से फेंसिंग है, लोहे के तारों की तारबंदी की गई है। तो ये भारत की सेना ये मानती है कि अगर ये फेंसिंग की गई है और इसका जो मान लो विस्तार, ये मान लो इसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर है। ठीक है, बात को समझ रहे हो कि नहीं। अगर ये चौड़ाई इसकी 1 किलोमीटर है तो अगर पाकिस्तान से कोई आतंकवादी या पाकिस्तानी सेना का कोई सिपाही भारत पर किसी तरीके से कुछ भी चालाकी से या हमला करना चाहता है, या कोई भी चालाकी मिसबिहेव करना चाहता है, जैसे पाकिस्तान की एक मिलिट्री की टीम है, उसका नाम है बैट। तो बैट ये टीम है, ये बहुत ख़तरनाक है, ये छुप के हमला करती है और बहुत ही हिंसक ये टीम है। बात को समझ रहे हैं आप कि नहीं। तो इसमें ये क्या करते हैं कि छुप के हमला करते हैं और भारतीय सैनिकों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो इसलिए इन्होंने ये जैसे मान लो फेंसिंग की, और इसमें इन्होंने 1 किलोमीटर का दायरा बना दिया कि इसमें आएंगे कि इनको देखते ही इनका जवाब दिया जाए। तो बात को समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये था रिंग। और रिंग का मतलब क्या है, घेरा, मतलब ये गोला होता है ना रिंग का मतलब। तो एक तरह से इस तरह का चक्र बनाओ कि कोई भी दुश्मन देश अंग्रेजी राज्य पर अटैक करने से पहले वो घेरे में ही फंस जाए। बात को समझ रहे हैं कि नहीं आप। तो यही रिंग फेंस की नीति थी, और इसी का विस्तार थी सहायक संधि। ठीक है, अब सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली जब हेस्टिंग के बाद जब गवर्नर जनरल बनकर आता है तो वो ये फील करता है कि अगर अंग्रेज़ों को भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना करनी है, और लॉर्ड वेलेजली बहुत ही एक तरह से आप कहो कि बहुत युद्ध की नीति में बहुत तेज था, और एक तरह से वो भारतीय राज्यों को आपस में लड़वाने में भी बहुत तेज था। तो उसने ये सोचा कि इनके मामले में इंटरफेयर करो, इसलिए वो अब रिंग फेंस की नीति त्याग कर कौन सी नीति लाता है, सहायक संधि। ठीक है, तो देखो सहायक संधि क्या है। अब देखो जैसे रिंग फेंस की नीति में जो संबंध जो है बराबरी पर बन रहे हैं। तो देखो जो रिंग फेंस की नीति थी वो बराबरी पर उसमें संबंध बन रहे थे, मतलब किसी भी स्टेट के साथ कोई समझौता हो रहा था तो वो बराबरी पर हो रहा था। और इसमें उस समय कंपनी जो है, जो भारत में भारत में व्यापार करने आई थी, वो ये दावा नहीं कर रही थी कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है, तो कंपनी क्या कह रही थी, कंपनी सर्वोच्च शक्ति होने का दावा नहीं कर रही थी। ठीक है, और इसमें ये कहते थे कि एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के मामले में हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। अब देखो लॉर्ड वेलेजली आता है और वो क्या कहता है कि हम इस नीति पर नहीं चलेंगे,
हम किस नीति पे चलेंगे, हम सहायक संधि प्रणाली लाएंगे। अब सहायक संधि प्रणाली देखो क्या है। सहायक संधि प्रणाली का मतलब ये है, देखो कि जैसे मान लो कोई राज्य है, मान लो ए, ठीक है, और इससे अंग्रेज मान लो बी मानो है, तो ये बी मान लो है, और इससे अंग्रेज ए मान लो इनका राज्य है, ये कोई समझौता करेंगे तो ये क्या करेंगे, देखो तो देखो ये देखो बी राज्य है, ये बी राज्य है और ये ए राज्य है, ये मान लो अंग्रेजों का राज्य है, ये बी से समझौता करते हैं, ठीक है। तो समझौता ये क्या करते हैं, देखो क्या कहते हैं अंग्रेज कि तुम एक हमारी फौज रखो, ठीक है, बी राज्य में, और उसके बदले में हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, पर उसके बदले में पैसा तुम हमें देना, ठीक है। तो बी क्या ले रहे, बी ए को क्या दे रहा है, मतलब पैसे दे रहे हैं अपनी फौज रखने के बहाने, मतलब ए अपनी फौज रख रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि विदेशी राज्यों से संबंध बिना हमसे अनुमति से नहीं करोगे, ठीक है। तो विदेशी राज्य से जो संबंध बनेंगे वो बिना पूछे हमसे नहीं करोगे। एक तरह से विदेश नीति को तुमने अपनी गिरवी रख दिया, और तुम बिना अंग्रेजी से पूछे कोई भी फ्रांसीसियों से या डचों से किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं रख सकते हो। तो एक तरह से आपने अपनी संप्रभुता को गिरवी रख दिया अंग्रेजों के राज्य के प्रति, और ऊपर से पैसे भी दे रहे हो। तो बात को समझ रहे हो। तो ये इसने सहायक संधि प्रणाली अपनाता है, ठीक है। अब देखो ये समझो बात को, और एक बात और समझो कि सहायक संधि जो प्रणाली है इसका आविष्कारक बेलेजली नहीं था, ठीक है। कौन था, डुप्ले था। पर डुप्ले था, ये फ्रांसीसी गवर्नर था, ठीक है, डुप्ले। पर इसका व्यापक रूप से जो प्रयोग किया है वो बेलेजली ने किया है। बात को समझे या नहीं समझे आप। चलो देखो, अब देखो लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि का आविष्कारक नहीं था। इसका पहला प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले ने किया था, परंतु इसका व्यापक प्रयोग किसके द्वारा किया गया, बेलेजली द्वारा, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखो, सहायक संधि की मुख्य बातें क्या थी कि इसके तहत सहायक संधि करने वाले रियासत को रियासत में सुरक्षा एवं सहायता के लिए अंग्रेजी फौजें रखनी होती थी, ये फौजें लिखा है, ठीक है। परंतु उसके खर्च हेतु या तो शासक को एक निश्चित धनराशि कंपनी को देनी पड़ती थी, या रियासत का कुछ भाग कंपनी के सुपुर्द करना पड़ता था। आप बात को समझ रहे हैं। या तो आप इनको पैसे दो, या तो अपना कुछ राज्य गिरवी रख दो। एक तरह से तुमने अपना राज्य भी गिरवी रख दिया, अपने राज्य का एरिया, और अपने संप्रभुता भी गिरवी रख दी। मतलब विदेशी राज्यों से संबंध तुम बना नहीं पाओगे बिना अंग्रेजों से पूछे। तो बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो कि किस तरह से भयानक नीति अंग्रेज लाए हुए थे भारतीय राज्यों को अपने अधीन लाने के लिए। अब देखो, जिससे फौज का खर्च चलाया जा सके। तो देखो, अब सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है कि कि सबसे पहले सहायक संधि को अपनाने वाले राज्य कौन कौन से थे। ये क्रम भी आ जाता है कि इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखो, इनको घटते हुए क्रम में लगो। तो देखो ये मैं बता रहा हूँ, जो पेपर में आने वाले पॉइंट होंगे ना, तो वो पॉइंट में पूरा अच्छे से बताऊंगा कि मतलब ये पॉइंट में आपको विशेष फोकस देने की ज़रूरत है। बात को समझो कि जो पेपर में बैठेगा और जो परीक्षा में बैठेगा और रियल टाइम में वो प्रेशर अनुभव करेगा, उसको ज़्यादा अनुभव होगा, ना कि वो जो पढ़ा तो रहा है आपको पर उसको वो पेपर में नहीं बैठ रहा है, ना उसको रियल टाइम एनालिसिस ये इस समय उसको पता चल रहा है कि पेपर का लेवल किस तरह का आ रहा है, और पेपर का रियल टाइम जो पेपर में प्रेशर होता है वो कैसे आपको फील करोगे, ठीक है। तो इसलिए आपको वो चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है जो पेपर में बार बार आ रही है, ना कि पूरी जो रोमांच जो है एक तरह से जो चीज़ें होती हैं इंटरेस्टिंग चीज़ें उस पर ध्यान दे रहे हो, और जो मुख्य बातें वो ध्यान ही में से उतर गई। तो बात को समझे कि नहीं समझे। तो हमेशा जो है उससे उसकी बात हमेशा सुनो जो रियल टाइम प्रेशर जिसने फील किया है। बात को समझ रहे हो कि नहीं। तो देखो, अब देखो हैदराबाद 1798 में सबसे पहले, फिर मैसूर और फिर तंजौर, ये तीन राज्य तो सबसे पहले ही सहायक संधि प्रणाली को अपनाए थे। तो इसका देखो एक कोड है जिसका नाम है HMT। HMT एक घड़ी आती थी, हिंदुस्तान की घड़ी आती थी, देसी घड़ी थी ये HMT। तो हिंदुस्तान, मैसूर और तंजौर, ठीक है। उसके बाद देखो अवध आता है,
पेशवा आता है और भोसले आता है और सिंधिया आता है। ठीक है, तो देखो APBS इसका कोड हुआ, आंध्र प्रदेश और बनारस, BS से बनारस हो गया। ठीक है, तो देखो अगर कोड सहायक संधि प्रणाली को अपनाने वाले जो कोड हो, आपको सन याद रखने की जरूरत नहीं है। सन याद करोगे तो बहुत सारे सन हो जाएंगे, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो ये कोड दिमाग में बैठ जाएगा। तो देखो सबसे पहले कोड हो गया HMT। HMT तो घड़ी से हो गया, इसको तो सीधे अगर क्वेश्चन सीधा सीधा आसान आ गया तो HMT से ही हल हो जाएगा। और अगर मान लो थोड़ा मुश्किल दे दिया तो APBS, अवध, पेशवा, भोसले और सिंधिया। ठीक है, तो ये है सहायक संधि प्रणाली के थोड़ी कहानी। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, छोटे वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाए, यही मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है, अब देखो, अब ये है अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, जिसको कहा जाता है पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। ये 1813 से 1858 के बीच में लाता है। ठीक है, तो देखो अब बात को समझो कि 1813 में एक गवर्नर जनरल बन के आता है भारत का, जिसका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिसको कहा जाता था मर्क्यूरस ऑफ हेस्टिंग। ये हेस्टिंग वो नहीं है, वारेन हेस्टिंग वाला ये हेस्टिंग नहीं है, ये दूसरा आदमी था। ठीक है, बहुत सारे लोगों को तो इसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि लॉर्ड हेस्टिंग ये दोबारा कैसे आ गया। देखो वो वारेन हेस्टिंग है, वो अलग है, और ये जो 1813 में आ रहा है वो लॉर्ड, इसका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग और इसका पूरा नाम है मर्क्यूरस ऑफ हेस्टिंग। बात को समझे कि नहीं समझे? तो देखो लॉर्ड हेस्टिंग भारत आता है, जिसको मर्क्यूरस ऑफ हेस्टिंग भी कहा जाता है। और हेस्टिंग उसने रिंग फेंस की नीति का त्याग कर भारतीय रियासतों को अब अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास किया। जब देखो धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टेप धीरे धीरे अंग्रेजों की मतलब महत्वाकांक्षा बढ़ रही है। ठीक है, तो देखो यही चीज़ जो अंग्रेजों ने फॉलो करी है, यही चीज़ आपको भी ये चीज़ फील करनी है जब भी किसी भी एग्ज़ाम में। आज के ज़माने में आप बात को समझो कि कोई ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होगा, उसके लिए भी आपको 8-9 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चपरासी की भी नौकरी आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बराबर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कोई हवाई दावों से कोई कह रहा है कि आप अब ये कर लो वो कर लो, तो उससे नहीं होगा। ठीक है, बात को समझ रहे हैं? आपको थोड़ा स्मार्ट भी बनना पड़ेगा। तो देखो जो छोटे छोटे पैर होते हैं ना, ये पैर जब छोटे छोटे बाद में बड़े बड़े पैर बनते हैं ना, वही उसी से जो है कोई भी साम्राज्य की या कोई सी भी सफलता के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो देखो भारतीय रियासतों को अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास किया। पहले इसने छोटे छोटे पग रखे अंग्रेजों ने, अब बड़े बड़े पग रख रहे हैं। ठीक है, बात को समझ रहे हो? तो 1813 तक कंपनी की सत्ता स्थापित हो चुकी थी और इन्हें सुरक्षात्मक दृष्टि से कोई खतरा नहीं था। इसलिए लॉर्ड हेस्टिंग ने आक्रामक नीति अपनाते हुए, जिसको मर्क्यूरस ऑफ हेस्टिंग भी कहा जाता था, ठीक है, भारत में अंग्रेजी शासन की सर्वश्रेष्ठ स्थापित करने का प्रयास किया। और यह देशी रियासतों को अधीन करने की एक ऐसी नीति थी जिसमें आंतरिक शासन स्वयं रियासतों को करना था। मतलब प्रशासन आप चलाओ अपने राज्य में, ठीक है, और उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य में नहीं मिलाया जाता था। और सरकार रियासत के प्रशासन से खुद को अलग करती थी। क्यों अलग करती थी? कोई विद्रोह ना हो जाए पब्लिक में। अगर जनता में विद्रोह हो गया, जनता को ये लगा कि ये जो हमारा राजा है ये अंग्रेजों के पिट्ठू गुलाम है, तो हो सकता है जनता विद्रोह कर दे। तो उनके जो नैतिक प्रशासन में मान लो रोड बनना है, कोई भी काम होना है मान लो, तो उनके प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करते थे। ठीक है, हालांकि हेस्टिंग के पश्चात क्या हुआ, गवर्नर द्वारा इस अलगाव की नीति का पूर्णतः पालन नहीं किया गया। तो ये देखो अब विलियम बेंटिक क्या करता है, तो विलियम बेंटिक ने शुरुआत में तो अलगाव की नीति का पालन किया, पर बाद में क्या करता है, इसने अपने अधीन ही ले लिया राज्यों को। देखो कौन कौन से राज्यों को अपने अधीन बना लिया, मैसूर है, कुर्ग है, आसाम है, कुरनूल है आदि में हस्तक्षेप किया और उसको अपने अधीन भी किया। ठीक है, तो बात को समझ गए कि नहीं? तो देखो इस काल में की गई संधियों का स्वरूप इस प्रकार था कि भारतीय रियासतों के प्रति अधीनस्थ की तरह व्यवहार किया जा गया था। ठीक है, अधीनस्थ मतलब क्या है? सबऑर्डिनेट। तो इस प्रकार ब्रिटिश रेजिडेंट का व्यवहार निरंकुश और हस्तक्षेप युक्त हो चुका था। मतलब इंटरफेयर भी करो। दूसरा क्या, निरंकुश का मतलब है तानाशाही, मान लो एक तरह से। ठीक है, अब देखो इस नीति का विकास आगे चलकर
हुआ, और ये गलत लिख दिया है। इस नीति का विकास आगे चलकर किस तरह से होता है, अब ये उत्तराधिकार के प्रस्ताव को अनुमति आवश्यक कर दी, जिसे डलहौजी का व्यक्तिगत का ही सिद्धांत या डलहौजी की राज झड़प नीति भी कहा जाता है। तो देखो, रिंग फेंस की नीति कौन लाया, बताना इसको है, वारेन हेस्टिंग। देखो एक क्वेश्चन तो इसी से बनेगा, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, सहायक संधि कौन लाया, बेहले-जली। उसके बाद व्यक्तिगत को कौन लाया, ये लाया डलहौजी। ठीक है, और ये इसके पहले जो मर्क्यूरस ऑफ हेस्टिंग थी, ये कौन सी नीति ले आए, अलगाव की नीति। तो ठीक है, बात को समझ रहे हो। अब देखो व्यक्तिगत का ये नीति क्या था, तो बात को समझो। इसके अनुसार इन्होंने क्या किया कि यदि राज्य का शासक, मान लो राज्य का शासक मर गया, ठीक है, और उसका कोई अपना मतलब बायोलॉजिकल उसका बच्चा नहीं है, मतलब उसने गोद बच्चा लिया हुआ है, तो उसको ये नहीं मानते थे राजा का उत्तराधिकारी। बात को समझ रहे हैं। मान लो झांसी एक राज्य है, और झांसी की रानी के मान लो जो पुत्र होता है, वो पुत्र उनका जो है अर्ली एज में ख़त्म हो गया था, तो इन्होंने बच्चा गोद लिया। तो जब इन्होंने बच्चा गोद लिया, तो इन्होंने कहा कि दिस इज नॉट योर बायोलॉजिकल चाइल्ड और वी विल नॉट। तो बात को समझ रहे हो कि ये इन्होंने कहा कि इनका बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, हम इसको नहीं मानते, हम मतलब इनको राज्य का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी, यही था व्यक्तिगत का सिद्धांत। ठीक है, तो अब देखो तो सबसे पहले अगर कोई पूछे तो व्यक्तिगत का सिद्धांत क्या है, तो सीधे सीधे बता दो कि इसके अनुसार यदि किसी राज्य का शासक बिना जीवित उत्तराधिकारी के मृत्यु को प्राप्त हो जाता था, तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। बात को समझ रहे हो, शासक को बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं थी। तो डलहौजी ने कौन कौन से राज्यों को इसको हड़प कर लिया, तो देखो सबसे पहले इसने किया सतारा, 1848 में सतारा राज्य महाराष्ट्र में था, उसको हड़प कर लिया। फिर इसने किया हड़प जैतपुर, संभलपुर, बुंदेलखंड, उड़ीसा, ये 1849 में कर लिया। ठीक है, अब देखो उदयपुर, बाघाट, तो बाघाट को करते हैं 1850 में, और उदयपुर को करते हैं 1852 में, और झांसी को भी ये एनेक्स कर लेते हैं। तो झांसी को ये कब करते हैं, 1853 में। ठीक है, इसी के विरोध में तो 1857 की क्रांति होती है। यही सब जो राज्य की जो हड़प नीति थी, जो अत्याचार बढ़ रहा था अंग्रेजों का, एक तरह से वो सब जुड़ के जब प्लस होता गया, तो इन्होंने इसके मतलब 1857 की क्रांति हो जाती है। और जो ये 1857 की क्रांति होती है, अगर ये ऑर्गेनाइज रूप ले लेती तो हमारा देश 1857 में ही आज़ाद हो जाता। ये ऑर्गेनाइज मतलब प्लानिंग की गई कि हम इस तारीख से चालू करेंगे। बात को समझना कि मान लो इन्होंने कहा कि हम कोई भी क्रांति है, कोई विद्रोह है, हम इस तारीख से चालू करेंगे, और किसी ने किसी तारीख को चालू कर दिया, पहले ही चालू कर दिया, किसी ने पहले ही चालू कर दिया। तो हुआ क्या कि अंग्रेजों को इस नीति का पता चल गया कि ये एक तरह साथ मिल के करना चाहते हैं, तो इनको उस पर दमन करने में बहुत आसानी हो गई। और कुछ अपने भारत में जो ये मतलब कुछ लोगों ने जो विद्रोह किया था, उसके विरोध में ये जो कुछ भारतीय जो गद्दार थे, वो भी अंग्रेजों से जा मिले। इस वजह से भी 1857 की क्रांति विफल हो गई, नहीं तो हमारा देश 90 साल पहले ही आज़ाद हो जाता। ठीक है, तो देखो अवध को मिला लेते हैं, ये किसके आधार पे। अब देखो, अब बात को समझो कि किसी को कह रहे हैं कि आपका बायोलॉजिकल चाइल्ड ये नहीं है, इसलिए हम इसको उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। अब जिसका बायोलॉजिकल चाइल्ड भी है, उससे कह रहे हैं कि आपके राज्य में करप्शन ज़्यादा है। ठीक है, कैसे करप्शन ज़्यादा है, आपके राज्य की जो जनता है वो हाय मतलब एक तरह से त्राहिमाम बोलते हैं ना उसको, त्राहिमाम कर रही है। बात को समझे कि नहीं समझे कि आपकी जनता त्राहिमाम कर रही है और अंग्रेजों से कह रही है कि आप गद्दी संभालो, ये लोग तो शोषण कर रहे हैं। तो किसी का राज्य जो एनेक्स कर रहे हैं,
किसके आधार पे? कुप्रबंधन के आधार पे, जिसको आजकल नया टर्म आया है जिसको बोला जाता है एंटी इनकम्बेंसी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। देखना यही सब जो छोटे छोटे पॉइंट, ये जो वीडियो बना रहे हैं, जब आधुनिक भारत के वीडियो बनाएंगे तो आधुनिक भारत इतनी आसानी से समझ में आएगी आपको कि एक तरह से पानी आपका हो जाएगा, पूरा पानी की तरह हो जाएगी। ठीक है, और देखना कोई भी पीसीएस का एग्ज़ाम हो और कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, इसमें आधुनिक भारत का पोर्शन सबसे ज़्यादा होता है। बिहार पीसीएस में तो 150 में 40 से 50 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो, इस नीति का विकास आगे चल के उत्तराधिकार के प्रस्ताव की अनुमति आवश्यक कर दी, और डलहौजी की राज्य झड़प नीति, और किसी को ये कुप्रबंधन के आधार पर भी राज्य ब्रिटिश में मिला लिए गए। ठीक है, तो अवध का जैसे हुआ, तो अवध का कुप्रबंधन के आधार पर हुआ। पंजाब को युद्ध में हरा दिया। ठीक है, बरार एक राज्य था, बरार साउथ में ही था, ये महाराष्ट्र हैदराबाद के बॉर्डर पे, तो बरार था, इसको भी बकाया वसूली के आधार पे इन्होंने। ठीक है, और गोद वाली नीति जो है ये चाइल्ड के हिसाब से, तो इसमें सतारा ये सबसे पहले इन्होंने हटाया, फिर जैतपुर, संबलपुर, बाघाट और झांसी। ठीक है, ये याद रखना। देखो, ये कोड है, इसको थोड़ा एक दो बार देखना तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, इसको देखो, जब चीज़ें बड़ी होती है तो उसको चंक में तोड़ लो। ठीक है, तो चंक में देखो इस तरह से तोड़ा। ठीक है, अब देखो एस जे, ठीक है, एस जे ये है, तो ये सतारा हो गया, ये जैतपुर हो गया। जे ए जो है इसका एक तरह से सफिक्स है। ठीक है, ये याद रखना। ये क्या है? बाघाट। ठीक है, ये क्या है? उदयपुर। ये क्या है? झांसी। और ये क्या है? नागपुर। जेएन से ये याद कर लो, जवाहरलाल नेहरू से याद कर लो। ठीक है, बीयू एक कोड है, ये याद कर लो। और जे के ऊपर एक हिरार्की गई है, एस जे ए एस बी ओ। एस बी ओ ऐसे याद कर लो कि एक होम्योपैथी की दवा आती है, उसका नाम एस बी यू एल ऐसे कुछ करके होता है, तो एस बी ओ उससे याद कर लो। तो देखो, ये चारों जो हैं इनका लगभग बराबर है। तो ये देखो, ये हो गया जैतपुर, ये हो गया संबलपुर, ये हो गया बुंदेलखंड, और ये हो गया उड़ीसा। ठीक है, तो इस तरह से ये सब ये कोड है, ये याद रखना है। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि पेपर में किसी तरह टिक हो जाए सही। बात को समझ रहे हो? तो इस तरह से इसी तरह से टिक होगा सही, नहीं तो पेपर में जाके बहुत कन्फ्यूजन पैदा होगा। ये मेरी बात मानना तुम। ठीक है, तो इस तरह से अब ये देखो, ये हो गया। ठीक है, तो ये अवध को ये सब मैंने बता दिया है। अब देखो, कुछ राज्यों को इन्होंने कह दिया है कि आपको तो बिल्कुल भी बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं है। कुछ राज्यों से जो इनकी दोस्ती थी, जो जिनके साथ ये थोड़ा जो राज्य चमचागिरी अंग्रेजों की करते थे, तो उनसे कह दिया कि ठीक है, आप लोग थोड़ा बहुत कर सकते हो। और तीसरे जो बिल्कुल अधीन इनके नहीं थे, मतलब वो स्वतंत्र राज्य थे एक तरह से। तो देखो, इस तरह से ये अंग्रेज व्यवहार कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को कि नहीं? पहली टाइप के राज्य क्या है? इस श्रेणी में वह राज्य आते थे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के सहयोग से अस्तित्व में आए हैं, और वह राज्य पूर्णतः कंपनी पर ही आश्रित रहते थे। इन राज्यों के शासकों को निसंतान होने पर अपने अधिकारों को गोद लेने का मतलब राज्यों को इनको नहीं दिया जाता था। ठीक है, शासक की मृत्यु के बाद राज्य सीधे अंग्रेजों के अधीन हो जाएंगे। तो देखो, अंग्रेजों ने क्या किया, एक तरह से डीलिंग की है। जैसे एक बिजनेसमैन क्या होता है, तो वो एक कस्टमर से, वो उसका एक तरह से एक बिजनेसमैन का मेन टारगेट क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा
प्रॉफिट को कमाना। अब वो किसी भी दूसरे एक कस्टमर है उससे वो डील कर रहा है, तो वो कस्टमर थोड़ा सीधा है तो उससे अपने मैक्सिमम प्रॉफिट पे डील कर लिया। दूसरा थोड़ा तेज है तो उसने कहा कि ठीक है आप इतना दे दो हम कर लेंगे। और तीसरा बहुत तेज है, वो इनको साथ अच्छी बार्गेनिंग करता है अंग्रेज़ों के साथ में, तो उसने कहा कि ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं। तो मतलब रेट टू रेट भी बेच रहा है अपनी चीज़ बिजनेसमैन। बात को समझ रहे हो, इसको प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल से जोड़ना, ठीक है। तो इस तरह से झांसी और जयपुर और संबलपुर ये राज्यों को बिल्कुल भी गोद लेने का अधिकार नहीं था, और ये कंपनी के अधीन राज्य नहीं थे, केवल बाहरी सुरक्षा हेतु कंपनी पर आश्रित थे जो दूसरी श्रेणी के राज्य थे, ठीक है। और पहली सीढ़ी से इतर उत्तराधिकारी को गोद लेने की छूट थी, परंतु पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती थी। तो जैसे ग्वालियर है, नागपुर है, ये सब जो राज्य हैं ये इसी तरह के राज्य थे, ठीक है। अब देखो तीसरी जो थे राज्य, इनको पूर्ण स्वतंत्रता थी। तो पूर्ण स्वतंत्रता थी, ये कौन से राज्य थे? जयपुर और उदयपुर। तो ये था, देखो ये थी नीति 1813 से 1857 के बीच में, ठीक है। देखो ये देखो अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, इसको पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन कहा जाता है। तो चलो अब आगे देखते हैं एक नीति। अब देखो एक आई अधीनस्थ संघ की नीति, ठीक है, जिसको कहा जाता है पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन। तो आपको समझ ही रहे हो कि 1857 में अपने देश में एक क्रांति होती है जो बहुत पेपर की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो अभी तो एक तरह से बेसिक जो चीज़ें हैं, जो मॉडर्न इंडिया की जो जो एक तरह से की पॉइंट होंगे, वो पहले हम लोग उसको क्लियर करेंगे और उसके बाद में पूरा एक तरह से लाइन से वीडियो बनाना चालू करेंगे, ठीक है। तो देखो, तो ये अधीनस्थ संघ की नीति क्या थी कि तो जब ब्रिटिश सरकार जब 1857 की नीति वो विद्रोह हो जाता है, तो अंग्रेज़ों को जब पता चलता है कि भारत के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा विद्रोह की भावना आ गई है क्योंकि हमारा शोषण बढ़ता गया है, तो अब ये क्या करते हैं कि उनको जो है एक तरह से तुष्टीकरण करने का वो करते हैं, ठीक है। अब तुष्टीकरण किस प्रकार से करते हैं? अब कहते हैं कि हम सीधे विलय नहीं करेंगे किसी भी राज्य का अपने राज्य में, ठीक है, और भारतीय रियासतों का विलय नहीं करेगी, और इसके अतिरिक्त देशी नरेशों को गोद लेने के अधिकार भी लौटा दिए जाएंगे। तो मतलब देखो, तो गोद लेने का अधिकार भी लौटा दिया जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने गोद लेने की नीति भी एक तरह से उससे बैक ये विड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इस तरह से ये इस नीति को फॉलो करते हैं। तो यही देखो लिखा 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार की नीति को अधीनस्थ संघ की नीति कहा जाता है। इसमें सरकार ने देशी रियासतों को अलग अलग करने की बजाय ब्रिटिश शासन के नज़दीक लाने की योजना बनाई, और 1857 के बाद भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधा ब्रिटिश ताज के पास चला गया, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार ने नीति अंग्रेजी सरकार ने ये नीति अपनाई कि भारतीय राज्यों के साथ संबंध बनाए जा सकते हैं ताकि वो आवश्यकता पड़ने पर काम आ सकें। तो ये सब चीज़ें थी। अब देखो उसके बाद आता है एक समान संघ की नीति। उसमें मतलब क्या होता है कि समान संघ की नीति क्या होता है, मतलब एक तरह से अब राज्यों के साथ बराबरी का व्यवहार करेंगे और उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको भी। तो जैसे मैंने आपको बहुत सारे जो प्रैक्टिस सेट बनाए उसमें भी कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, ये सब बताया हुआ है, बेबल योजना। तो ये तो अभी आएगा ही, आता रहेगा बराबर, कि जब तक कि आपको याद नहीं हो जाएगा तब तक आता रहेगा, ठीक है। तो समान संघ की नीति में क्या है, ये पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन है 1935 से 1947। तो इस समय तक भारतीय राष्ट्रवाद परिपक्व हो चुका था, मतलब लोगों के अंदर अपने अधिकारों की भावना जागृत हो गई थी, ठीक है। तो राष्ट्रीय भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए संवैधानिक सुधारों को आधार बनाया गया, ताकि इस संदर्भ में 1935 का जो भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, और इस अधिनियम में भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने की भी बात की गई, ठीक है। और संघ अस्तित्व में, यद्यपि ऐसा नहीं हुआ है कि संघ अस्तित्व में नहीं आया, क्रिप्स मिशन, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन के माध्यम से संवैधानिक सुधारों की बात की गई। तो मतलब क्या कहा गया,
अब इन्होंने कहा कि संवैधानिक सुधार हम करेंगे, क्योंकि बराबर संविधान सभा, ये मैंने वीडियो में भी पहले भी बताया गया है कि संविधान सभा की मांग की जा रही थी। संविधान सभा की मांग की जा रही थी। और क्या मांग की जा रही थी? मांग की जा रही थी स्वराज की भावना, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस की भावना, डोमिनियन स्टेटस की भी मांग की जा रही थी शुरुआत से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मांग करने लगी, इसलिए ये सब तो समान संघ की नीति है, घेरे की नीति क्या है, तो ये सब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों इसको वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।